नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर वही जो हम लोग लगातार लाइफ स्किल पे बात करते आ रहे हैं, आज हम फिर पुनः लाइफ स्किल पे ही आपके बीच में चर्चा के साथ आप सबके बीच में हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व की भांति जैसे पहले हमारे प्रोग्राम को आपने देखा, समझा और सीखने का जो अवसर बच्चों को मिला है, परिवार को मिला है, उसी तरह आपको आगे भी मिलता रहेगा। और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह दायित्व पे मेन और चर्चाएं हैं, दायित्व निर्वहन पे मेन चर्चा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज की ये जो चर्चा है, जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है संवाद स्थापित कर रहे हैं, ये चर्चा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुखमय जीवन या एक नया रास्ता आपको देने में कारगर होगी। हमारी टीम ने, जितनी भी हमारी टीम है, हमारी पूरी टीम ने बहुत भरसक प्रयास किया है और इसके लिए प्रयास के साथ में ही लगातार ये कोशिश किया है कि हम कैसे इस कार्यक्रम में और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस कार्यक्रम में लोगों का जुड़ाव और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पूरे इस कार्यक्रम को नई दिशा के साथ में, नई सोच के साथ में लोगों के बीच में ला सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास हम लोगों ने लगातार किए हैं। उसका कुछ परिणाम है, जीते जाते परिणाम है, जिन्हें हम आपको बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, साथ ही हम लोग बता रहे हैं कि एक हम नई चीज़ आज आपको देने वाले हैं, और वह चीज़ है एक ऐसा प्लान चार्ट हमने तैयार किया है। हमारी टीम ने उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, लोगों के साथ में जुड़ाव पैदा किया है और एक ऐसा चार्ट तैयार किया है जिससे आप डिप्रेशन यानी तनाव में रहने वाले व्यक्ति, कौन तनाव में है कौन नहीं है, इसका पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, उसको किस तरह के डॉक्टर की ज़रूरत है, कब उसको आप जैसे लोगों के परामर्श की ज़रूरत है। उसमें आपका बच्चा भी हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। इसलिए आपसे उम्मीद है, आपसे भरोसा है कि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनेंगे। और जो हम चार्ट तैयार किए हैं, एक चार्ट है जिसे हम तैयार किए हैं, इस चार्ट को हम लास्ट में इसमें चर्चा करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं, एक तनाव में रहने वाले व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उस चार्ट को हम आपको दिखाएंगे। साथियों, आज हम चर्चा शुभारंभ करते हैं, चूँकि हम पिछले 3 सत्रों में लगातार प्रयास किया, आज हमारा चौथा सत्र है। और इस सत्र में हमारा ये प्रयास है कि हम आपको और बेहतर, पहले से भी बेहतर चीज़ें आपको दे पाएँ। पहला यह है कि हमारे जीवन का, अगर हम पूरे जीवन कौशल को अगर ध्यान में रखते हैं, पूरे जीवन को ध्यान पे रखते हैं, तो जीवन का मेन मंत्र होता है अपने दायित्व का निर्वहन। अगर हम सही ढंग से अपनी दायित्व का निर्वहन कर पाए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए, तो यह निश्चित है कि आपका और हमारा, यानी कि हमारे बच्चों का या आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो जाए। और उसके लिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी चर्चा के साथ में हम शुरुआत करने वाले हैं पहले कि दायित्व किसको कब और कहाँ निर्वहन करना चाहिए। मेन जो पिलर हैं हमारे दायित्व निर्वहन के, वो 2 होते हैं। पहला होता है अभिभावक और दूसरा होता है अध्यापक। मैंने पहले ही वर्कशॉप में आपसे बोला था कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि प्रलय और जीवन सिर्फ गुरु की गोद में पलते हैं। और यह अचूक सत्य है, अथाह सत्य है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, या इसका कोई अलग से कोई पर्यायवाची नहीं निकला है कि इसके कोई तोड़ हो। यह बिल्कुल सही है कि जीवन और मौत, प्रलय, दोनों गुरु की गोद में पलते हैं, और वो गुरु अभिभावक और अध्यापक ही होते हैं। इन दोनों को कैसे हम लोग समझेंगे? तो जो हम दायित्व की बात कर रहे हैं, यानी कि दायित्व निर्वहन की बात करते हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो यह क्लियर है कि हमें सबसे पहले अध्यापक और अभिभावक, जो इनके जो दायित्व हैं, हमें इन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, या इनको अपने दायित्व का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। आपको, चूँकि आज मैं अभिभावक और अध्यापकों के लिए ही आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ,
सबसे पहले अध्यापक और अभिभावक के लिए कि सफलता जो है केंद्रीय जीवन, यानी आपका जीवन यदि केंद्रित है तो आपकी सफलताएं निश्चित हैं। और अगर आप असफल हो रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप भटकाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम लोग केंद्रीय जीवन की बात करते हैं, जो हम पहले भी इसके में चर्चा कर चुके हैं और आज फिर हम उसी चर्चा को आपके बीच में लेके आए कि केंद्रीय जीवन यानी कि अपने जीवन का एक ऐसा स्वरूप तैयार करना जिसका लक्ष्य फिक्स हो, जिसमें जो है हमें क्या करना है वो तय हो, हर काम की हमें रूपरेखा बनाने की आदत हो, हर काम के हमें एक तरह से कहते हैं ना, पहले हमारे बुज़ुर्ग जब हम लोग पैदा हुए तो हमारे बुज़ुर्ग जन्म कुंडली निकाला करते थे। इसी तरह हमें अपने काम का एक कैलेंडर तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस तरह के जब केंद्रीय जीवन जब हम लोग जीना चालू कर देते हैं, बिल्कुल हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं किसी काम के लिए, या फिर हम लोग एक विधिवत रूप से एक तैयारी के साथ में जब किसी काम को करते हैं, कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो अचानक भी आ जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भैया हम बाज़ार आलू लेने गए हैं और वहाँ पे अगर मूली मिल गई, प्याज मिल गई, तो क्या वो हम नहीं ले चुके, हम सोच के नहीं लाए? ऐसा नहीं है। आपको उस समय का निर्णय, आपको कब और कहाँ निर्णय लेना है ये भी ज़रूरी होता है। तो हम केंद्रीय जीवन का मतलब, अगर आप थोड़ी गलत अवधारणा पे मत जाइएगा, बिल्कुल सही अवधारणा पे जाइएगा कि यदि हमारा जीवन केंद्रित है। अब केंद्रित जीवन के हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे उपाय किए थे। योगा एक बहुत बढ़िया था, सुबह उठना है, पद्मासन पे बैठना है, ध्यान केंद्रित करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ओम का उच्चारण करना है, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र की ओर लेके आना है। इस तरह के बहुत सारे ध्यान आकर्षण के चीज़ें जो है बताई गई थी और बताई जाती रही हैं। और आज भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो इस चीज़ों को लगातार आप सबके बीच में, हमारे बीच में ला करके प्रयास कर रहे हैं। हमें आज इसी बात को लेकर के ध्यान देना होगा कि जो केंद्रीय जीवन है, जो हमारा, उसको यानी कि हमारा जीवन जीने की जो तरीका है उसको केंद्रित रूप में करके, भटकाव से दूर हो करके यदि हम सही दिशा पे यदि काम कर रहे हैं, वो हमारा जीवन बिल्कुल सही लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी तरह हम भटकाव की जब बात करते हैं, असफलता हमें कैसे मिलती है? असफलता तो तब हमें मिलती है जब हम किसी काम को बिल्कुल सही दिशा पे यानी हम लोग काम नहीं करते। अब हमें अगर हमें मकान बनाना है और हम उसका सही ढंग से नक्शा नहीं तैयार करेंगे, उसकी नींव पूरी सही ढंग से खुदाई नहीं कराएंगे, या हम उसके पिलर को कमज़ोर कर देंगे, या जितने का मसाला लगना है वो मसाला ना लगा करके हम उसमें बालू ज़्यादा मिक्स करके अगर मसाला लगा देंगे, तो निश्चित है कि हमारी नींव कमज़ोर हो जाएगी। और जितनी नींव कमज़ोर होगी उतना ही मकान की ज़िंदगी कम हो जाएगी। उसी तरह हमारे जीवन की भी ज़िंदगी है कि हमें सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करना है। और हमारी नींव आज के हमारे बच्चे हैं। आज का हमारा, कल का जो हम कहते हैं ना, कल का हमारा भविष्य हमारा बच्चा है, युवा है। तो सच यही है कि आज के हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी नींव मजबूत करना होगा। और उसके लिए हमें भटकाव की जो दिशा है उसको हमें कम करना होगा, उसका प्रयास हमें होना चाहिए। उसी दिशा को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने लाइव प्रोग्राम के इस तरह के कार्यक्रमों को करने का संकल्प लिया। अब आपको हम बता रहे हैं कि सुनियोजित जीवन, अगर हमारा जीवन सुनियोजित तरीके से चल रहा है, तो अगर हम सुनियोजित जीवन बना करके यदि हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि हमारा सफलता हमारे लिए बिल्कुल सामने खड़ी है, वो हमें मिलनी ही मिलनी है। तो जीवन जीने की जो कला है उसको सुनियोजित कैसे करना है? हमें उठने का टाइम, हमें काम करने का टाइम, हमारा सोने का टाइम, कम से कम समय समय पर खाना लेने का टाइम, जो समय होता है खाने का। अब अगर हम जो है टाइम बे टाइम किसी भी टाइम खाना लेके बैठ जाएं और उसका समय सीमा सही नहीं है, तो ये निश्चित है कि उसका नुकसान या उसके लिए काम। तो अक्सर लोग जो लगातार ऑफिस में काम करते हैं उनको हम देखते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता खाने का, तो टिफ़िन में फल फ्रूट रखे रहते हैं। वो खाना बिल्कुल ज़रूरी है खाना, लेकिन जब भोजन का जो मेन समय है उसको समय पे करना, समय पे सोना, समय पे काम पे आना, समय पे काम से जाना, या और हमारे जो उत्तरदायित्व, जो हमारा जीवन जीने का है, लोगों से सम्मान लेना है। सम्मान देंगे तो निश्चित है सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं देंगे तो ये निश्चित है कि सम्मान नहीं मिलेगा। तो जो जीवन जीने की जो हमारी शैली है, आवश्यक जीवन शैली है, उसको हमें जीना होगा। और उसको जीने के लिए हमें संतुलित जीवन
बनाना तय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन का संतुलन नहीं तैयार करेंगे। अब आप सब ये सोच रहे होंगे ये संतुलित जीवन क्या है, तो दोस्तों आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि संतुलित जीवन का मतलब यही है कि हमें हर जगह संतुलन बनाना ज़रूरी है। और हर जगह संतुलन बनाने का मतलब क्या होता है? हमें पर्यावरण के साथ में संतुलन बनाना है, हमें अपनी जीवन शैली के साथ में संतुलन बनाना है, हमें अपने परिवार के साथ में संतुलन बनाना है, हमें अपने स्कूल के साथ में संतुलन बनाना है, हमें अपने जब संतुलित जीवन ही भविष्य निर्माण का अच्छे भविष्य की एक कड़ी है, क्योंकि संतुलित जीवन ही हमारा उत्तर एक अच्छा भविष्य बनाता है। तो हम जो भविष्य बना रहे हैं और उसके लिए संतुलन बनाने का उदाहरण के लिए हम स्वयं पे उसकी मुझे लगता है हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें दोस्तों के साथ में संतुलन अच्छा बनाना पड़ेगा, हमें समाज के साथ में संतुलन बनाना पड़ेगा, और उस तरह के संतुलन हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। यदि हम लोग कहते हैं, अगर हमारे जो पूर्वजों ने जो प्रक्रिया अपनाई थी कि समाज को, यानी कि आपका संगठन कैसे निर्माण होगा, आप दूसरों का आपका जुड़ाव कैसे होगा, आपके आप दूसरों का, यानी कि आप दूसरों के कैसे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं कि दूसरा आपको अपना आदर्श माने, और इस तरह के लिए कि जो संतुलित जीवन होता है। मैं आपको कुछ लोगों के जीवन के बारे में बता देता हूं कि हम लोगों ने सुना है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें देख कर के लोग टाइम देखते हैं, यानी कि वो अगर घर से बाहर निकल गए तो पड़ोसी जान जाता है कि इतना टाइम हो गया, यानी उनके समय के लिए इतने ज़्यादा पाबंद होते हैं और समय को इतना बढ़िया मैनेज करके चलते हैं कि वो हर समय खुश रहते हैं। क्योंकि समय से चलने वाला, एक संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति या फिर सुनियोजित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी होता है और खुद के जीवन में एक खुशियाँ ला के जीता भी है। हम बदलाव और जो बदलाव कैसे शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा अपना बदलाव जो है वो हमें स्वयं से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वयं से मैं एक कहानी है कि मैंने सुना था बचपन में कि एक परिवार था जिसके पिता जो है वो, माता जो है वो गई थी गांधी जी के पास में अपने बच्चे को लेकर के, और उनसे कहा था कि गांधी जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है और आप जो है इसे मना कर दोगे जी। इनका कहना है कि अगर गांधी जी मना कर देंगे तो मैं गुड़ बंद कर दूंगा। तो गांधी जी आप तो आपका बच्चा अगर कहना मानता है, आपको आदर्श मानता है, तो प्लीज़ आप एक बार मना कर दीजिए, गुड़ खाना बंद कर देगा। तो गांधी जी चिंता में पड़ गए और बोले कि ठीक है, आप इसके लिए अगले सप्ताह आइएगा। उन्होंने कहा कौन सी ऐसी बड़ी बात है, आपको सिर्फ मुंह से बोल देना है कि भैया बेटा गुड़ मत खा। ये कहता है एक बार भी यदि गांधी जी कह देंगे तो हम गुड़ खाना बंद कर देंगे। अब वो महिला चिंता में पड़ गई, लेकिन महिला तो चूँकि गांधी जी ने कहा था उन्हें वापस जाना था, और वापस गई। और जाने के बाद हुआ क्या, एक सप्ताह बाद जब आई तो फिर गांधी जी बच्चे से बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा गुड़ खाना यानी ज़्यादा मीठा खाना बुरी चीज़ है, उससे दांत में कीड़े भी लगते हैं। अगर खा भी लिए हो तो आप ब्रश कर लिया करो, मंजन कर लिया करो, दांत को साफ भी कर लिया करो, कुल्ला सही ढंग से कर लिया करो, पानी सही ढंग से पी लिया करो, लेकिन ज़्यादा अधिक गुड़ खाना नुकसानदायक है। इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप गुड़ खाना कम कर दो, बंद कर दो। वो बच्चा कहा ठीक है गुरुजी, हम मान गए आपकी बात को, आज से मैं बंद कर दूँगा। वो महिला बिल्कुल चिंता में थी। उन्होंने फिर पूछा कि गांधी जी आपने तो कहा था कि भाई अगले सप्ताह ही, ये तो छोटी सी बात है, आपको कभी भी आ जाना चाहिए था, कभी भी बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले चूँकि गुड़ मैं भी खाता था और सबसे पहले मुझे खुद बदलना था, इसलिए मैं बदला, इसके बाद मैं बदला। तो एक्चुअल जो हम शांति की जो बात करते हैं, गांधी जी ने बहुत अच्छे प्रयास, उनके बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो भविष्य निर्माण के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बदलाव कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले अपने शुरू से अपने ही स्वयं से ही अपनी बदलाव को करना होगा। कार्य करें, साप्ताहिक योजना का चार्ट बनाएं, और साप्ताहिक योजना का चार्ट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि छोटा से छोटा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, और जो अचानक काम आ जाते हैं उन कामों को छोड़ के जो आपके प्रमुखता में जो मेन काम है, जो लगातार चलने वाले काम है, मुझे लगता है उसका एक चार्ट तैयार करें, उसका एक मैप तैयार करें और उस मैप को लगातार आगे रखें, और उसके आधार पे काम की प्राथमिकता तय करना। चार्ट बनाना ही बहुत अहम बात नहीं है।
अब आप यहाँ से घर अगर आप अपने चले गए हैं, घर में आपके घर में आपके बच्चे का सर दर्द कर रहा है और दूसरे बच्चे को, दूसरे आपकी पत्नी यदि कहती है नहीं मुझे पार्टी में जाना है, तो आपको ये तय करना होगा कि मुझे सबसे पहले बेटे की इलाज ज़रूरी है या पार्टी में जाना ज़रूरी है। तो आपको काम की जो प्राथमिकता है उसको भी चयन करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अपने काम की प्राथमिकता तय कर लेते हैं, अपने काम को बिल्कुल सही दिशा पे लेके आते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा कि आपका जो काम करने का जो तरीका है, आपका जो काम करने का जो काम यानी कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं वह सरलता के साथ में हो जाता है और उसमें बहुत कम लोग प्रश्नात्मक चिन्ह लगा पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग जो जीवन कौशल पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, और अभी हमने आपको बताया कि हम लास्ट में आपसे बात करेंगे कि हम जो तनाव कैसे पहचानेंगे, तनाव में रहने वाले व्यक्ति का कि कैसे पहचान करेंगे, हम उसके लिए एक चार्ट तैयार किए हैं, तो हम उसको भी दिखाएंगे आपको, उसमें बहुत गहराई से चर्चा भी करेंगे। तो काम की प्राथमिकता, काम को प्राथमिकता में करना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, आप अपने साथ में अपने परिवार को भी अगर साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि आपके जब काम की प्राथमिकता तय करेंगे तो आप काम में लोगों का जुड़ाव भी तो तय करेंगे कि इस काम में कौन भागीदार है हमारे, और अगर उसको भी अगर साथ में जोड़ेंगे तो यह निश्चित है कि आपके परिवार के लोगों का भी जुड़ाव उसी आधार पर बनेगा। आपके परिवार के लोग भी उसी आधार पे आपके साथ में जुड़ जाएंगे। तो जब आपके साथ में जुड़ा होगा तो यह निश्चित है कि आपके टाइम टेबल पे उनको भी अपना टाइम टेबल बदलना होगा, और वो उनके आधार पे आप एक व्यक्ति के परिवार का, यानी एक व्यक्ति के काम की प्राथमिकता या समय सारणी तैयार करने पे या साप्ताहिक योजना चार्ट तैयार करने पे, और तैयार करने से ही नहीं उसमें अमल करने पे आपके पूरे परिवार की जीवन जीने की जो कला है, यानी जीवन जीने का जो स्तर है, वो बदलने का एक प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाएगी। तो अन्य लोगों को कैसे हम लोग तैयार करेंगे, उसके लिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जैसे चांद और सूरज के नाम पे आप जो है एक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं। जब आप काम की प्राथमिकता की बात करेंगे, जब काम की प्राथमिकता के साथ में जब काम योजना की बात करेंगे तो एक डायरी भी लिख सकते हैं, और वो है कि चांद और सूरज कर सकते हैं, धूप और छाँव कर सकते हैं, जो भी आप उचित नाम देना चाहें जो आपके लिए रुचिकर हो, और उस आधार पे आप 2 प्रकार के काम उसमें बनाएं। पहला काम यह है कि आप धूप में कौन से काम ऐसे करने वाले हैं जिसमें सूर्य की रोशनी पड़ने वाली है, यानी धूप लगने वाली है। दूसरे काम वो हैं जिसमें आप छाँव में बैठ करके काम करने वाले हैं, यानी हम धूप छाँव की बात करते हैं, चांद सूरज की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चांद सूरज से है, मतलब ये है कि धूप और छाँव से है, कि कौन से ऐसे काम है जो घर से बाहर करने वाले हैं, कौन से ऐसे काम है जो घर के अंदर करने वाले हैं। अगर उस तरह के काम को अगर आप तय करेंगे, प्राथमिकता तय करेंगे, कार्य योजना में उनको अगर सही ढंग से लेके आएंगे, तो मुझे लगता है और बेहतर, बल्कि बेहतर से बेहतर आपका काम हो सकता है, और आप अपने परिवार को उसी तरह और बेहतर ढंग से ले जाने में आप आगे आप सफल हो जाएंगे। और इतना मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन कौशल का जो पार्ट है जो हम लगातार कर रहे हैं, आज हम लोग 4थे संस्करण में हैं, इसका नियमित रूप से पालन करने वाला, नियमित रूप से इसका अध्ययन करने वाला या नियमित रूप से इसका फॉलो करने वाला व्यक्ति जो है, यह एक नया जीवन नए तरीके से अपने पूरे परिवार को ढाल पा रहा है। और बहुत सारे सुझाव भी हमें आप जैसे लोगों के मिले हैं और लगातार मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेल आए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जिस तरह उनके बच्चों में परिवर्तन आया है, जिस तरह उनके बच्चे बदल रहे हैं, जिस तरह उनके जीवन में खुद में परिवर्तन आ रहा है, उस तरह वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और लगातार जो उनका प्रयास कर रहे हैं वो हमें लिख रहे हैं। और हमें, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के कुछ कवियों ने हमें अपनी पूरी किताब लिख करके भेजा है, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी किताबें हमें लिखी है और भेजा है, और उन्होंने लिखा है कि आप इस पर भी चर्चा करें। तो आपकी जो लेखनी है, आपकी जो कहानियाँ हैं, हम उस पर निश्चित रूप से आगे भी चर्चा करेंगे, आप हमें भेजते रहें। तो हम ये बता रहे थे कि जो जीवन कौशल है, जो आपका भविष्य निर्माण की बात कर रहे हैं, धूप छाँव या चांद सूरज की बात कर रहे हैं, या
सुंदर इस तरह के जो सुंदर जो सुझाव आपको मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो उन सबको आप एक डायरी के रूप में बनाएं और उस आधार पे जीवन जीने के, यानी घर के अंदर काम करने वाले, घर के बाहर के काम, अगर उस तरह के कामों को लेकर के आप या प्राथमिकता तय कर लें, टाइम टेबल बना लें, समय सारणी बना लें और उनमें काम की प्राथमिकता, कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, अगर उस आधार पर बनाएंगे तो मुझे लगता है आपके और आपके घर का एक सुनहरा, यानी कि आपके घर में खुशियां ही रहेंगी। मुझे लगता है दुख नाम की चीज़ जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो सबकी सहमति से आप करने वाले हैं। जब आप चार्ट बनाएंगे तो निश्चित है आप दूसरों की पार्टनर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, और जब दूसरों की भागीदारी आप सुनिश्चित करेंगे तो यह निश्चित है कि आपके काम को बल भी उसी आधार पर मिलेगा, आपके काम को ताकत भी उसी आधार पर मिलेगी, आपके काम को सहयोग भी उसी आधार पर मिलेगा। हाँ, आपके परिवार का, आपका या आपके साथ में रहने वाले सभी लोगों का यथा उचित सहयोग मिलेगा और आपके काम को बल मिलेगी और आप मंजिल यानी कि एक सुंदर, खुश और खुशनुमा माहौल अपने घर में बना पाएंगे। इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसको और रुचिकर बनाने का भी हमारा अलग अलग हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके कुछ दिनों में आपसे बात करेंगे शैक्षणिक कौशल की। शैक्षणिक कौशल एक अपने आप में एक अलग बिंदु है और उस पर हम लोग काफ़ी दिनों तक चर्चा करेंगे, 4-5 एपिसोड उसको बनाएंगे कि शैक्षणिक कौशल क्या है। लेकिन उसके कुछ चीज़ें हैं जिसको शेयर करना ज़रूरी है। यदि अपने आप पाठ्यक्रम को या यदि आप अपने काम को और रुचिकर बनाना चाहते हैं तो शैक्षणिक कौशल का प्रयोग करें। शैक्षणिक कौशल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर भी मिल सकती हैं। जब आप सलाह लेंगे, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप हम लोगों से भी बात कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल भी कर सकते हैं, अब हम आपको उन चीज़ों को भी उपलब्ध करवा पाएंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे कि आपका जो पाठ्यक्रम है या आपके काम करने का जो उसको और अगर रुचिकर बनाना चाहते हैं तो शैक्षणिक कौशल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और शैक्षणिक कौशल का मतलब यह होता है सीखने और सिखाने की एक अच्छी प्रक्रिया। चूँकि कोई आदमी यदि अपने आप को बुद्धिमान समझ ले कि अब मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, तो मुझे लगता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो हम अपने आप को इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं समझ रहे, लेकिन जो हमारी टीम सर्च कर रही है, जो हमारी टीम लगातार लिख रही है, जो हमारी टीम लिखने के साथ साथ उसमें उसका डाटा संकलन कर रही है, उन सब को हम आपके बीच में परोसने का एक प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं, ये लाइव चैनल। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मैं सभी उन दर्शकों का, सभी उन साथियों का सलूट करता हूं, हृदय से आभार करता हूं जो इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में हमारे बीच में हैं। हमारे पास जो है काम करने कुछ ऐसे लोग होते हैं, खासकर भविष्य में आपने देखा होगा कि मेरे पास काम करने का समय नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मेरे पास परिस्थितियाँ कुछ अलग सी हैं, अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ। तो 3 प्रकार के लोगों की कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उनको इस बात के लिए कहानी नहीं, एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रकार। जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास काम करने का समय नहीं है, एक्चुअल वो बहानेबाजी कर रहे हैं। और हमें ऐसे बहानेबाजों से बचना और समझना, और मुझे लगता है हमें खुद बचना चाहिए बहानेबाजी करने से। जो लोग कहते हैं मेरे पास, अगर 3 बच्चे आपके पास में खड़े हैं और एक बच्चा कहता है मेरे पास काम करने का समय नहीं है, दूसरा कहता है अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, कुछ अलग होती हैं जो इसलिए मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तीसरा कहता है कि मैं जीवन में कुछ पाना चाहता हूँ। तो यानी कि एक अकड़पन, एक लचीलापन, ये चीज़ें जो होती हैं, हमें काम पे अकड़पन या देरी करना, यह जीवन के लिए कितना सही है कितना नहीं। एक कहानी में इसी के बीच में जो मैं बात कर रहा था कि 3 भालू थे और उनको जो है जाना था, सफ़ेद बाल वाले भालू नहीं, मैं काले वाले भालू की बात कर रहा हूँ। और वो भालू क्या किए कि उनको जाना था और पर्वत के उधर, और उस दौरान जब वो जाने लगे
तो एक जब जाते जाते एक पहाड़ मिल गया और वो बर्फ़ का पहाड़ था, हिमालय पर्वत था, उसके पार उन्हें जाना था। तीनों भालू खड़े होकर के आपस में बात करने लगे। एक भालू क्या बोलता है कि यार मैं चलूँगा और कुछ नहीं होगा इसमें, मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। बेहद सर्दी का समय था, बर्फ़बारी हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और मैं चला जाऊँगा। आप लोगों को जाना हो या ना जाना हो, जाओ या ना जाओ, आपकी मर्ज़ी। दूसरा कहता है कि ठीक है भाई जा तू। तीसरा भी कहता है ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जब देखता है कि वो कुछ दूर चला गया तो दूसरा वाला कहता है अरे यार हो ना हो, जब ये चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। यानी कि वो भी जो भेड़ जैसे होती है ना, एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे कई लोग ऐसे साथ चलते रहे, इसी तरह वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। और तीसरा जो भालू था वो समय का इंतज़ार करने लगा कि अभी बर्फ़बारी ज़्यादा है और इसमें कहीं दलदल भी मिल सकता है, बर्फ़ का दलदल भी मिल सकता है, इसमें हम कभी गिर भी सकते हैं, इसमें दब भी सकते हैं। इसलिए हमें थैंक यू सुरेंद्र भाई, आपने नाइस लिखा है। सिमरन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार लिख रहे हैं, माही मलिक भी लिख रही हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जो दूसरा वाला था, पहला वाला भालू वो अकड़ में था और वो चला गया। जो दूसरा भालू था वो जो है उसके पीछे पीछे भेड़ चाल भालू, जो भेड़ चाल लोग होते हैं कि एक जो कहता है कि भैया कौवा कान ले गया और वो कान नहीं देखता, वो कान के पीछे दौड़ जाता है, इस तरह वो दूसरा वाला भालू भी उसके पीछे चला गया। और जो तीसरा भालू था वो समझदार था, वो कहता था मैं समय का इंतज़ार करूँगा, थोड़ा बर्फ़बारी कम हो जाएगी इसके बाद मैं जाऊँगा। और फिर हुआ क्या, वो लोग चले गए, वो लोग रुके रहीं। और जो तीसरा वाला भालू था वो फिर रात में समय इंतज़ार किया और वो समय के बाद गया और देखा कि कुछ दूर जाने के बाद जब पहाड़ की चोटी पे गया तो वो दोनों जो भालू पहले गए थे उनका स्वर्गवास हो चुका था। वो पूरी तरह बर्फ़ में दब चुके थे, ख़त्म हो चुके थे और वो आराम से फिर अपने अपने स्थान पे जहाँ उसे जाना था वो पहुँच भी गया। तो मुझे लगता है कि हमें क्या बनना है, हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है, हमें अपने पड़ोस के माहौल को कैसा माहौल उत्पन्न करना है। हमें भेड़ चाल बनना है या हमें जो है लचीलापन दिखाना है, या हम अवसर की तलाश के साथ में अपने काम को करेंगे। तो कब क्या काम करना है उसको हमें देखना है, उसको हमें जानना है। तो वही स्थिति मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वो लोग होते हैं कि समय, मेरे पास समय नहीं है, काम करने का भी समय नहीं है। दूसरा ये होता है कि अगर मेरे पास अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है इस तरह काम करें। एक होता है जो मैं जीवन जो है कैसे मेरे लिए तो अच्छा जीवन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ और मैं इसको करना चाहता हूँ और कल से नहीं, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है इस तरह की जो चीज़ें उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जीवन के अहम कुछ हिस्से होते हैं और वो दो हिस्से होते हैं, आज मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। एक खुशी है और एक गम, जिसे हम दुख कहते हैं। सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं। अब खुशी को कैसे जीना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपको जब दुख आते आपके ऊपर आता है उसको कैसे जीना है वह भी आपके ऊपर निर्भर करता है। और कठिन परिस्थितियों में, जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, इन कठिन परिस्थितियों में अपनी पहचान अगर आप सही ढंग से बना ले गए, अपने रास्ते सही ढंग से चयन कर ले गए, या जीवन जीने की जो कला है अगर आप उसे अगर सही ढंग से अगर आप जीवन जीने का तरीका ढूंढ ले गए, तो मुझे लगता है आपका जो खुशी का जीवन है वो जल्द आने वाला है। तो परिस्थितियां जब आती हैं उसमें हमें अवसर की तलाश करनी ही होगी और करना ही चाहिए। और ये हमें अपने बच्चों से भी बात करना होगा, अपने परिवार के बीच में। अब की बुरी परिस्थिति आ गई है, आप बहुत बड़ी समस्या में गिर गए हैं, आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं, आप मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं, आप शारीरिक रूप से परेशान हो गए हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल सुनियोजित जीवन जी रहे हैं, अगर आप सुचारू जीवन जी रहे हैं या परिवार को साथ लेके चल रहे हैं, समाज को साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको पहचान बनाने में बहुत बड़ी सहायता इनसे मिल जाएगी। और आप शासन और प्रशासन अन्य भूमिका में भी आपका उसी तरह सहयोग निरंतर बनेगा, यह निश्चित है। दूसरा कि खुद को, या तो जब दुख होता है या तो खुद को गायब कर लो। जब आप अपने दुख में बिल्कुल मुझे आज फीवर आ गया,
अरे फीवर आ गया, इसकी चिंता मैं अगर दिमाग में कर लिया तो इसका मतलब ये है कि मैं चिंता में ही चिंता करते करते अपने आप को और बीमार कर लूँगा। लेकिन यदि इस परिस्थिति में मैं सही डॉक्टर से, अब झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, झाड़ फूंक से अगर आप बुखार का दवा करवाएंगे तो ये निश्चित है आपका बुखार बढ़ेगा, फीवर आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सही दिशा पे लेके जाएंगे, सही दिशा पे काम करना चालू कर देंगे, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में यदि आप अपने दिमाग का उपयोग करेंगे और पार्टनरशिप, भागीदारी अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने समाज के, आपके आस पड़ोस के लोगों की आगे भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, यानी जीवन कौशल का जो मेन पार्ट है अगर उनको साथ में लेके चलेंगे तो यह निश्चित है कि आपका भविष्य में, यानी कि आपको जो पहचान कठिन परिस्थितियों में एक आपकी पहचान बनेगी और लोग आपकी मिसाल देंगे। लोग किसकी मिसाल देते हैं? आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की मिसाल देते हैं, भगत सिंह की मिसाल देते हैं, सुभाष चंद्र बोस की मिसाल देते हैं, महात्मा गांधी की मिसाल देते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की मिसाल देते हैं, यीशु की मिसाल देते हैं। हम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं या अलग अलग जो लोग हैं, हर किसी की मिसाल देते हैं। मिसाल क्यों देते हैं? उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जिया है। आप किसी को लीजिए, अगर भगवान राम बन न गए होते तो राम कभी बन ही ना पाते। इसी तरह अगर क्रांतिकारियों ने अपना खून देश के लिए निछावर करने का अगर संकल्प न लिया होता तो आज इतिहास में उनका नाम कहीं दर्ज ही ना होता। तो हमें कठिन परिस्थितियों में जीना सीखना पड़ेगा और इतिहास में नाम कैसे दर्ज होगा हमारा, उसके लिए हमें जो है एक, लेकिन बुरे काम के माध्यम से नहीं, अच्छे काम के लिए। राष्ट्र हित सबसे पहले, परिवार हित सबसे पहले, समाज हित सबसे पहले। हमेशा अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच के सुनियोजित जीवन तरीके से अगर हम जीवन जीने की कला को अगर आगे लेके जाएंगे तो यह निश्चित है कि हमारा पहचान बनेगी, लोग हमें जानेंगे। आज इतिहास कभी दबा नहीं। मैं आपको इस लाइव चैनल पे आज आपको घोषणा कर रहा हूँ कि लाइव चैनल पे आने वाले कोई भी बच्चा हो, लाइव चैनल पे आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम चले जाएंगे लेकिन हमारे यादें ताज़ा रहेंगी। ये जो चैनल है, ये जो लाइव है, ये आपका गूगल है, ये आपका नेटवर्क है, ये इसको जीवित रखेगा सदियों तक। और अगर सदियों तक, तो जब भी कभी सर्च किया जाएगा तो उसमें आपकी फ़ोटो आएगी, आपकी बातें आएंगी, उनको लोग सुनेंगे और जानेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह अपने आप को कठिन परिस्थितियों में जिएंगे और कैसे जिएंगे, किस तरह आगे लेके जाएंगे। और इसको इसके लिए हमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस जीवन कौशल के कुछ पार्ट को हमें आजमाना होगा। अक्सर हम लोग जाते हैं, जब कहीं काम करते हैं तो ये निश्चित है कि डेली डायरी लिखते हैं, लेकिन क्या कभी घर में कोई डेली डायरी लिखता है? क्यों नहीं? आपको अपने काम की चिंता है, उसकी डेली डायरी तो लिख लेंगे, लेकिन अपने परिवार की डेली डायरी नहीं लिखते। आप अपने घर का बजट नहीं बना के रखते हैं और ना ही कभी उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मेन चीज़ें, इसको लिखना चाहिए, इसको करना चाहिए और इससे हमें एक नया तरीका, एक नया रास्ता हमें मिलता है जीवन जीने को। दोस्तों, हमें जो है बहुत सारे लोगों की बातें हमें करना है। कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसका फ़र्क भी आज हम लोग आपको बताने वाले हैं और वो जो फ़र्क बताने वाले हैं उसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? जो खुद को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहता है, आगे बढ़कर हर काम में अपने यानी कि जो उस काम को लेता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ में काम करता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसकी समय सारणी तैयार करता है, प्लान को विधिवत रूप से कैसे करना है, उसके चैलेंजेस कौन से उसमें आने वाले हैं, उसमें खतरे कौन से हैं, यानी कि उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, हमें कब करना है, कैसे करना है, कौन उसके साथ में होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी। तो विधिवत प्लानिंग करने वाला व्यक्ति, विधिवत प्लान तैयार करने वाला व्यक्ति होता है जो जिम्मेदारी के साथ में आगे आता है। उसी व्यक्ति को हम जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं। दूसरा, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति और होता है, दूसरा उसका उदाहरण यह है कि जो सहायता लेता है, मदद लेता है। अब जो मदद नहीं लेगा वो गैर जिम्मेदार है, यह निश्चित है, लेकिन सहायता लेना, मदद मांगना, सहयोग लेना, वह भी एक जिम्मेदार व्यक्ति का किरदार का एक पार्ट है।
अगर हम लोग और ध्यान दूंगा, यदि मैं उसको ध्यान दूंगा और करूंगा ध्यान से, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इसको सुधारना चाहता हूं या उसको एक ऐतिहासिक बनाना चाहता हूं, मैं इस काम को करूंगा। इस तरह के जो कहने वाले, जो इस तरह के उदाहरण पेश करने वाले लोग होते हैं, वो खासकर जिम्मेदार व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग गैर जिम्मेदार व्यक्ति की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी हंसी आएगी, और जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा भी लगेगा कुछ लोगों को कि शायद ये मेरे लिए कहा गया, क्योंकि ये खासकर हर किसी के जीवन में होता है। तो गैर जिम्मेदार कौन लोग होते हैं? जो कहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है काम करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार आज नहीं, कल कर लूँगा। कुछ लोग कहते हैं अभी क्या, मैं कल घर से करके लाऊंगा या लाऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से काम करने की बात करते हैं, आराम से घर जाएंगे, वह घर में आराम से लिख करके बहुत सुंदर सा लेके आएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की सहायता लेना ही नहीं चाहते, कहते हैं मुझे क्या है, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं आराम से कर लूँगा, मुझे आता है, मुझे आपके सुझाव की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं, वो किसी सहयोग भी नहीं लेना चाहते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, प्लान भी बना लूँगा, लेकिन काम नहीं करेंगे, ये उन्होंने कसम खा लिया। ये गैर जिम्मेदार व्यक्ति का ये तरीका होता है। गैर जिम्मेदार व्यक्ति और भी होते हैं। गैर जिम्मेदार वो भी व्यक्ति होता है कि प्लान में भाग ले लेगा, आपके साथ में मीटिंग कर लेगा, आपकी बातें भी सुन लेगा, आपको वादा भी कर देगा, लेकिन काम नहीं करेगा। वह गैर जिम्मेदार के व्यक्ति होते हैं। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब आप बच्चों के बीच में मीटिंग करते हैं या परिवार में मीटिंग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग ये भी कहते सुनने गए हैं कि यार क्या उबाऊ चीज़ें होती हैं, ये उबाऊ काम है, ये आते हैं जब भी जाते हो, जब लेक्चर देने लगते हैं, या फिर ये ठीक नहीं है, मैं इनसे ऊब जाता हूँ इनसे बात। एक्चुअल सच ये है कि जो काम की बात करने वाला व्यक्ति होता है, उससे खास लोग दूरियां बनाने का ही प्रयास करते हैं। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं मेरे बस की नहीं है, सीधा जवाब देते हैं कि मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मेरे पास और भी काम नहीं है क्या, मैं इस काम को करूं कि इस काम को करूं, आपने ये काम दे दिया मैं इसको करूं कि ये काम दे दिया है मुझे ऐसे करूं, मुझे ये काम यहाँ से दिया गया मैं इसको पहले करूंगी या करूंगा। जो इस तरह के लोग होते हैं ये पूरी तरह गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिन में ऐसी आदत है, जिन जिन लोगों में ऐसी आदत है, मैं उनसे निवेदन करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी आदत को बदल दो, क्योंकि ये आदत आपके जीवन के लिए सही नहीं है। ये आदत जहाँ से आपका जुड़ाव है उसके लिए भी सही नहीं है। ये आदत आपके ही नहीं बल्कि आपके परिवार, एक बार आदत आपकी लग गई, अगर बुरी आदत लग गई, भाई सिगरेट पीने वाला बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट छोड़ पाते हैं। दारू पीने वाला व्यक्ति बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो छोड़ पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक बार बुरी लत लग गई ना तो अंतिम समय तक जाती है। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि अगर कोई ऐसी आदत है जो गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए, उसके लिए कान पकड़ लेना चाहिए कि मैं इसको नहीं कहूँगा। मैं कल करने वाला व्यक्ति, मैं अगर कोई काम मिलता है, किसी ने अगर काम देता है तो मैं कल क्यों, आज करूँगा, बल्कि अभी से इसकी तैयारी करना चालू करूँगा। तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आज ही काम करना है। अगर मुझे किसी ने कहा, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे आपको अपनी जीवनी लिखना है, तो जीवनी लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी से लेके, आपने कहा और मैं लेके कलम बैठ जाऊं, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे पहले अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरा, उसके लिए क्या क्या लगता है, कागज़ लगेंगे, उसके लिए आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक उजाले की ज़रूरत पड़ेगी, एक शांत माहौल की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं आप उसका उसी तरह उसी उपयोग में आपको लेके जाना ही पड़ेगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिम्मेदार व्यक्ति और गैर जिम्मेदार जो चीज़ें हैं, मैं व्यक्ति की पहचान नहीं करता, और सॉरी इस बात के लिए अगर मेरे मुंह से निकल गया हो कि व्यक्ति की पहचान करना है, लेकिन खुद से अपने आप का आकलन ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना आकलन करना पड़ेगा, आपके अपने बच्चों का आकलन करना पड़ेगा, बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप आकलन करो कि क्या मैं इस तरह के जवाब देता हूँ तो मैं ज़िम्मेदार हूँ या मैं गैर जिम्मेदार हूँ। ये चीज़ें करना और जानना बहुत ज़रूरी है। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है संकल्प से, कुशल नेतृत्व से। अगर आप गार्जियंस हैं, अगर आप अभिभावक हैं, अगर आप टीचर हैं या आप अपने बच्चे के प्रेरणा स्रोत हैं, तो यह नोट कर लीजिए कि आपका कुशल नेतृत्व आपको देना होगा। जैसे जैसे आप कुशल नेतृत्व देंगे वैसे वैसे आपका जीवन बढ़ता चला जाएगा, आपका जीवन उसी तरह आगे बढ़ेगा। तो कुशल नेतृत्व तो मुझे लगता है देना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के पास में अगर नहीं है तो मुझे लगता है अपने कुशल नेतृत्वकर्ता को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमारी जो संकल्पी शक्ति है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमें उसको मजबूत करना पड़ेगा और उसी इच्छा शक्ति के साथ में हमें आगे जाना पड़ेगा और आगे जाके हमें काम करना भी चाहिए। साथ ही जो है मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि हमने आपको बताया था कि हम आज कार्यक्रम के अंत में एक बहुत बड़ी चीज़ आपके बीच में रखेंगे, और वो ये है कि हम डिप्रेशन, जो तनाव के लोग होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। उसके लिए हमने चार्ट तैयार किया, अभी आपको शेयर भी करेंगे इस चार्ट को और आपको बताएंगे कि कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो है, हम अगले एक व्यक्ति कि आप अपने परिवार के साथ में एक और काम कर सकते हैं, और वो ये काम है कि 3 ऐसे बिंदु पे आप अपना ही स्वयं को चर्चा करें या अपना मंथन करें कि 3 ऐसे वो कौन से बिंदु हैं, जो कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आपका जीवन निर्वाहन में जो आपके मददगार हों। तो आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन पहला है। अगर आपको पता चल जाएगा एजुकेशन पहला है तो ये नोट कर लेना, क्यों ना हम एजुकेशन की प्रक्रिया की ओर आगे जाएं। तो आपको और हमें इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम, तो 3 वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है हम जीवन निर्वाहन के, जो आपके जीवन है उसको जीवन जीने की जो कला है उसके लिए आपके लिए मददगार साबित हो रही है। तो 3 ऐसी चीज़ों को आप लोग चयन करें और उसको संकलित करके आप लिखें, और 3 ऐसी भी चीज़ों का लिखें जो आपके जीवन के लिए बाधक हों। मुझे लगता है जो बाधक चीज़ें हैं उनका भी, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बाधक हो सकती हैं आपके कुशल जीवन जीने के लिए, या आपके जीवन निर्वाह के लिए, या आपके किसी काम की प्लानिंग को लेकर के अगर आप करते हो, तब भी आप अगर कोई काम करते हो, आपको अपने बेटे की शादी करनी है, आपको अपने बेटी की शादी करनी है, या आपको कोई पार्टी करनी है, तो उसकी 3 विशेषता तो आपको करना होगा। लड़का कैसा होगा, परिवार कैसा है, कितना शिक्षित है, ये 3-4 चीज़ें तो आपको देखना जायज़ है, तभी शायद आप अपने बेटी के अच्छे भविष्य की बात सोचते हैं। दूसरा, अगर आप जो है सही करेंगे तो 3 बाधाएं भी देखना पड़ेगा। गुण कौन से हैं, नशा में 24 घंटा धुत तो नहीं रहता, व्यक्तित्व कैसा है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं, इसको लगता है हमारे पूर्वज जो देखते चले आ रहे हैं उसको हमें देखना भी होगा, उसको हमें करना भी होगा। और जब आप उस दिशा पे आएंगे, उन चीज़ों को जब आप समझेंगे, तब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लक्ष्य को, किसी भी काम, आप स्कूल जाना है, हमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है, तब भी हमें 3 विशेषताएं और 3 बाधक चीज़ों का हमें तयन करना पड़ेगा, तभी हमारी चीज़ें आगे जाएंगी। एक चीज़ और भी बताना बहुत ज़रूरी है कि तनाव की जब हम बात करते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, तो एक और होता है हमारे दिमाग में तनाव आता है। और ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तनाव का मतलब, तनाव हो कहते किसे हैं? डर, जहाँ पे डर होता है, जहाँ पे खतरा होता है वह, और उत्साह और चिड़चिड़ापन जहाँ होता है, वही मेन तनाव होता है। और ये तनाव की जो स्थितियाँ हैं, जब आपका डर, खतरा, उत्साह, चिड़चिड़ापन और उनकी स्थितियों को सही रूप से, जो उसकी पहचान
सही रूप से उसका जो स्वीकार करने की जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो प्रतिक्रिया आपके शरीर से निकलती है या आपके सोच से निकलती है, वही आपका तनाव है। तो आपका तनाव यानी कि आपका डर, खतरा, उत्साह, चिड़चिड़ापन और स्थितियों को सही रूप से नहीं पहचान पाना या सही रूप से नहीं पहचान करना, इससे जो है 3 कारण होते हैं। इससे 3 चीज़ों इफेक्ट करती हैं। एक आपकी शारीरिक, मानसिक और रासायनिक प्रतिक्रिया आपके शरीर से होती है। कौन कौन सी? शारीरिक प्रतिक्रिया होती है तनाव में, मानसिक प्रतिक्रिया होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि आपके उसका जवाब देना। क्रिया को जब प्रतिक्रिया के रूप में जब हम देखते हैं, तो जब भी आपका डर होगा, तनाव होगा, उत्साह होगा, चिड़चिड़ापन होगा, इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, उनको सही रूप से उसकी ग्रहण न कर पाना या उसकी प्रतिक्रिया देना, उससे 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो प्रतिक्रिया देती हैं, उसका शारीरिक, मानसिक और रासायनिक जो आपकी प्रतिक्रिया शरीर से होती है, वही होता है तनाव। तनाव के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से हम लोग 2 प्रकार में इसको देख रहे हैं। एक चिंता है और दूसरा उत्सुकता। आपको भी अजीब सा लगेगा कि चिंता और उत्सुकता ये कैसे तनाव हो सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है कि ये निश्चित जो है ये तनाव का पार्ट्स हैं। अब अगर हम उत्सुकता की बात करें, तो उत्सुकता जो होती है वो एक ऐसा बिंदु है कि उत्सुकता आपकी प्रतिभा को निखारता है। तनाव मैंने कहा 2 प्रकार के होता है। एक उत्सुकता होती है, एक चिंता होती है। तो जो उत्सुकता होती है वह आपके जीवन की प्रतिभा को निखारता है, उसमें बहुत सुंदर निखार आता है। और जो चिंता होती है वह आपके जीवन जीने की जो कला है, उसको जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, उसको बाधित करता है। तो मुझे लगता है बहुत अधिक तनाव हमारे कार्य क्षमता को कम कर देता है। जब आप अधिक तनाव में आते हैं तो आपका यह निश्चित है कि आपकी जो काम करने की जो क्षमता होती है, जो जीवन जीने की जो क्षमता होती है, उसको कम कर देता है। और यही एक कारण है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में होने लगता है और उसका जो असर है वो उसके जीवन में पड़ना चालू हो जाता है और उसके कारण पूरा परिवार एक चिंता के रूप में हो जाता है। तो तनाव का जो परीक्षण है, मुझे लगता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम मेन बिंदु पे आते हैं, जो मैंने चार्ट या हमारी टीम ने जो तैयार किया है, इसको समझना और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको कैमरे के नज़दीक लेके जाता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो चार्ट है आप इसको समझेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये एक ऐसा चार्ट है जो आपके जीवन जीने की कला को बेहतर, यानी कि कैसे आप तनाव में हैं या नहीं है, उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा, ये आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ कि एक परीक्षण चार्ट है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ये है कि आपको जानना क्या है कि एक तालिका बनानी है और उस तालिका में एक बिंदु बनाना है, एक क्रम संख्या बनाइए। फिर होता है परीक्षण बिंदु जो है वो क्या, उनसे परीक्षण बिंदु को क्या आप सवाल करने वाले हैं आप वो लिखें। फिर इसके बाद ABCD 4 कॉलम इसके बाहर बता दीजिए जो खाली रहेंगे। परीक्षण बिंदु में आप लिखिए, पहला प्रश्न करेंगे, क्या आपको घबराहट अथवा तनाव हो रहा है या ऐसा महसूस कर रहे हैं। अगर महसूस कर रहे हैं तो उसमें आप उसमें जो बिंदु दे आप पूछ लें, जो बता रहा है उसको मत बताइए, लेकिन आप उसमें संख्या भरिए। अगर वो A कहता है तो उसको 0 नंबर, अगर वो B कहता है तो 1 नंबर, अगर वो C कहता है तो 2 नंबर, अगर D कहता है तो 3 नंबर। इस तरह करके आप इसमें ये ABCD ये 3 कॉलम जब बनाएंगे और जब ये आप यहाँ पे बिंदु लिखेंगे और ये क्रम संख्या होगी, तो इस तरह के 10 प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको करना बहुत ज़रूरी चीज़ है हर व्यक्ति के जीवन के लिए। और पहला प्रश्न आपका यही होगा कि क्या आपको घबराहट अथवा तनाव हो रहा है या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप उसका अंक देंगे। दूसरा, क्या आप जल्दी
यानी कि आप जल्दी अथवा बात करने में जल्दी चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, जल्दी आप बात करते ही आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, या किसी काम पे या किसी ने किसी काम को मना किया उसमें चिड़चिड़ापन आ गया, क्या ऐसा होता है? उसमें भी आप नंबरिंग देंगे। फिर है क्या आप पेट कुछ यानी कि आपका क्या है कि आपका पेट कुछ सुनने से पहले कभी कभी भड़बड़ाने लगता है। आप कि कभी कोई कहीं कुछ जाना है तो अचानक लेटरिंग लग जाती है और वो भड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो आपका पेट जो है कभी कभी कोई आता है तो आपको ऐसा घबराहट होती है कि आप लेटरिंग में भाग जाते हैं, यानी कि पेट में भड़बड़ाहट सी होने लगती है। जो आपको पेट में जो पेट की जो परेशानी होने लगती है, कुछ सोचने के बाद ऐसा हो सकता है, कुछ सुनने के बाद ऐसा हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसी घबराहट सी होती है? अगर होती है तो उससे पूछने के बाद उसका अंक आपको भरना है। क्या आपको सोने से पहले सोने में परेशानी होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि क्या आप जो है सोते समय अचानक बीच में जाग जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती है? अगर ऐसा है तो आप उसको नंबर देंगे। फिर है क्या आपको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है या ऐसा होता रहता है आपको कभी कभी? आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उसका ऐसा नंबर देना है। क्या आप बहुत अधिक भूख महसूस करने लगते हैं, लेकिन जब खाने के पास में जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पेट भरा भरा सा है, यानी पेट फूला फूला सा आपको लगेगा? क्या ऐसा आपके अंदर हो रहा है? क्या आपको जल्दी थकान महसूस होने लगती है? क्या आपको अधिकतर सिर में दर्द बना रहता है? क्या आपको महसूस होता है कि आपको बहुत सारे काम निपटाने हैं, उसकी अधिक चिंता आपको बनी रहती है? अगला जो अंतिम प्रश्न है, क्या आपका मन करता है कि इन सब चीज़ों को, काम को छोड़ के भाग जाऊं कहीं? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको उसी तरह आप उसको अंक को जोड़ते रहें। और आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो अंक होंगे, अगर 10 अंक तक आता है तो आप ये समझिए, 10 अंक तक अगर उसकी गिनती आती है तो आप समझ लीजिए कि उसका जीवन जीने का जो जीवन कौशल का टाइम है, यानी कि उसकी जो मानसिक जो तनाव है वो कोई खास नहीं है, वो ठीक है और वो अच्छी तरह अपने जीवन को जी सकता है। लेकिन अगर 11 से 19 नंबर तक के अंक आते हैं तो आप समझिएगा कि आप अपने जो आपके गुरु हैं, जो आपका जो यानी आपके तनाव की प्रक्रिया आपके अंदर चालू हो गई है। आपको ये देखना होगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि यानी कि 11 से 19 नंबर तक अगर आपको मिल रहे हैं तो ये नोट कर लीजिए कि आपकी तनाव की प्रक्रिया चालू है। लेकिन आपको ऐसे जो जीवन कौशल वाले जो पार्ट हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप सुनेंगे, इस तरह के वीडियोस देखेंगे या इससे लोगों से चर्चा करेंगे तो वो चीज़ें कम हो सकती हैं। लेकिन यदि आपको इस चार्ट में अगर 20 से 30 अंक तक अगर आपको मिलते हैं तो ये समझिए कि आप पूरी तरह तनाव ग्रसित हैं और इसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। आपको तुरंत, अगर टीचर अपने बच्चों का अगर इस तरह का अध्ययन करते हैं तो तुरंत उनके परिवार के लोगों से बात करना चाहिए, या कोई NGOs अपने यहाँ जो उनके यहाँ बच्चे आते हैं, यदि ऐसा कुछ अगर बच्चों में देखते हैं तो उसको तुरंत उसके परिवार में सूचना देनी चाहिए। अगर आप ऐसा जो चार्ट हैं, अगर इस चार्ट को अगर आप सही ढंग से समझेंगे, सही ढंग से जानेंगे तो मुझे लगता है कि जो बच्चों का जो भविष्य है, एक उज्जवल भविष्य है, वो भविष्य निखर के आएगा और आपको सही दिशा, सही काम, सही समय पे एक बिल्कुल मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर के आप अपने काम को करना चालू कर दोगे। तो आप सबको इस तरह के जो चीज़ें हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम जीवन कौशल के कुछ अंश पे आपको चर्चा किए हैं, इसमें कुछ बातें किए हैं। इसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगले सप्ताह फिर हम आपके बीच में आएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप सक्षम के इस प्रोग्राम का पार्ट बने। अगर आपको किसी भी प्रकार के सुझाव देना है तो प्लीज़ हमारा सक्षम जो मेल ID है saksham.del1@gmail.com, आप इसमें हमें सुझाव दें। अगर आप हमारे लाइव प्रोग्राम पे यूट्यूब लाइव चैनल में जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं यूट्यूब लाइव में। सक्षम लाइव अगर आप डायल करेंगे उसमें, यानी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और उसमें एक मोनोग्राम नज़र आएगा। ऐसा मोनोग्राम आपको दिखेगा। आप उस मोनोग्राम पर जाकर के क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और इसके सबसे पहले अनुयायी के रूप में, यानी सीखने के अगर वीडियोज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानवर्धक आपके
बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, आपके परिवार के भविष्य निर्माण के लिए, एक युवा भविष्य निर्माण के लिए बहुत सारे एपिसोड हमारे पास साथ हो चुके हैं और भी हमारे एपिसोड अभी होंगे जो लगातार निरंतर अभी जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप उसका पार्ट बने। अगर आप हमें और सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है 9311124880, 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें आप सुझाव रख सकते हैं। अगर आप अपना खुद अपने विचार अगर यहाँ रखना चाहते हैं तो आप हमें मेल करें, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको यहाँ बुलाया जाए और आप अपने पूरे जो आपके विचार हैं उनको आप यहाँ पे रखें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने श्रोता हैं, जितने लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, जो लोग लगातार देख रहे हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। उनसा हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह सक्षम लाइव प्रोग्राम को देखते रहेंगे और आने वाले समय में अगर आपकी इच्छा करे तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपनी बातों को रखें। आपको या आपके बच्चों के लिए एक अच्छा सा सुनहरा सा मौका है कि आप अपनी कहानी, अपनी स्टोरी या अपनी स्किल को आज यहाँ पे रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।